प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 की साइंस बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पहला चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले हमारे को इसके अंदर पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी। हमारे को बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना है। बायोडाइवर्सिटी होती क्या चीज है, बायोडाइवर्सिटी से आप समझते क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। बायोडाइवर्सिटी बोली जाती है वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि विभिन्न अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल जो कि पाए जाते हैं इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से आगे बढ़ते हैं इंटरडिपेंडेंस। ये बायोडाइवर्सिटी में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं ना, पौधे और जानवर, ये सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर टोटली निर्भर होते हैं। उसी के विषय में पढ़ना है आपको। एवरी लिविंग मेंबर ऑफ अ रीजन बायोडाइवर्सिटी हैज अ स्पेसिफिक रोल। जितने भी मेंबर होते हैं ना किसी भी बायोडाइवर्सिटी रीजन के, मतलब कि जितने पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं किसी बायोडाइवर्सिटी के अंदर, उन सभी का एक स्पेसिफिक रोल होता है। प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट और एनिमल जो है ना, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर टोटली निर्भर होते हैं। फॉर इंस्टेंस ट्री प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स। जैसे कि ट्रीज जो होते हैं वो बर्ड्स वगैरह को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। वाइल्ड एनिमल हेल्प स्प्रेड प्लांट सीड। वही जानवर जो होते हैं वो पौधे को सीड स्प्रेड करने में सहायता करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि पौधे और जानवर जो हैं या फिर पक्षियां जो हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं या फिर इंटरडिपेंडेंस होती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। बायोडाइवर्सिटी चेंज होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह में। जैसे जैसे आप जगह बदलेंगे बायोडाइवर्सिटी में भी फर्क आता रहेगा। बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, किसकी वजह से? अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। सच एज, जैसे कि टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे कि टेम्परेचर का अलग अलग होना या फिर वाटर का अलग अलग लेवल पे अवेलेबल होना, उनकी वजह से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता रहता है। फिर आपको पढ़ना है ग्रुपिंग के बारे में। ग्रुपिंग क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? जो चीजें कॉमन फीचर के ऊपर आधारित है ना, उनको इकट्ठा करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसी को आप ग्रुपिंग कह देते हैं। मतलब कि सेम फीचर्स होने चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर चीज के बेस पे आपने उसको इकट्ठा कर रहा है, उसी को आप ग्रुपिंग कहते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रुपिंग की वजह से है ना, ये आपके लिए आसान हो जाता है। आप उसके विषय में आराम से पढ़ सकते हैं एंड अंडरस्टैंड प्लांट्स एंड एनिमल बाय ऑर्गेनाइजिंग देम बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अगर आपने सिमिलैरिटीज वाले को अलग कर लिया, डिफरेंसेस वाले को अलग कर लिया, तो आपके लिए उनके विषय में पढ़ाई करना, उनके विषय में ज्यादा नॉलेज गेन करना आसान हो जाएगा। बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, किन किन आधार के ऊपर ग्रुपिंग किया जाता है? तो ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग वेरियस क्राइटेरिया। ग्रुप्स को बनाने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया को देखा जाता है, जैसे कि सच एज हाइट, ईटिंग हैबिट्स, वेयर दे लिव और फिजिकल फीचर्स लाइक द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। कई सारी चीजें होती हैं, कहाँ वो रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितनी उनकी हाइट है, क्या उनकी ईटिंग हैबिट है, या फिर क्या उनके फिजिकल फीचर्स हैं। इन सभी चीजों के आधार पर आप अलग अलग प्रकार की चीजों को ग्रुप करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब पौधों के बारे में आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है। प्लांट शो वेरिएशन इन देयर स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड सीड। प्लांट्स जो होते हैं ना, जनरली अपने स्टेम्स के अंदर, लीव्स के अंदर, रूट्स के अंदर और सीड्स के अंदर वेरिएशन दिखाती हैं, विच आर यूज्ड टू ग्रुप देम, जिनकी सहायता से हम उन्हें ग्रुप करते हैं। यहाँ पर आपको एक बता रखा है कि एक होता है फ्लावरिंग और एक होता है नॉन फ्लावरिंग। ठीक है, इसके अलावा जो मेनली आपको अभी अपने चैप्टर के अंदर पढ़ना है ना, वो आपको पढ़ना है प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स के अंदर। एक आएगा आपके पास हर्ब, फिर आएगा आपके पास शर्ब्स, देन आपके पास आता है ट्रीज। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के पौधे होते हैं। फिर 2 नाम आप पढ़ेंगे क्लाइंबर के बारे में और एक पढ़ेंगे आप क्रीपर के बारे में। देखिए एक करके इनके विषय में पढ़ते हैं। तो प्लांट बेस्ड ऑन हाइट एंड स्टेम टाइप, उनके हाइट के अनुसार या फिर उनके स्टेम के अनुसार है ना, जो पौधों को वर्गीकृत किया गया, पहले उसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हर्ब्स, देन शर्ब और एट लास्ट आपके पास ट्रीज आएगा। सरल भाषा में समझिए क्या होते हैं। हर्ब्स जो होते हैं छोटी हाइट के होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं,
इनकी जो स्टेम्स वगैरह होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं, जैसे आपने घास वास देखा होगा, जो भी जमीन से जुड़े रहते हैं, टमाटर के पौधे हो गए, वो सब हर के कैटेगरी आते हैं। स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद सॉफ्ट टेंडर एंड ग्रीन स्टेम, जो कि काफी छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, टेंडर होते हैं और हरे कलर के तने होते हैं इनके। शब्द की बात करें तो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, शब्द जो होते हैं आपके मीडियम साइज के प्लांट होते हैं। आमतौर पर जितने फूल वगैरह वाले पौधे आते हैं ना सब इसके अंदर आ जाते हैं। विद सेवरल ब्राउन वुडी स्टेम, इनके अंदर कुछ हद तक लकड़ी वाली स्टेम या फिर वुडी स्टेम्स पाई जाती हैं। ब्रांचिंग क्लोज टू द ग्राउंड, और ये भी ग्राउंड के लगभग पास में ही होते हैं। These stems are hard but not very thick. अब ये जो स्टेम्स होते हैं ना ये हार्ड होते हैं लेकिन ज्यादा थिक नहीं होते, मतलब आप इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। जो जमीन से जुड़े होते हैं इनको आप हब्स बोलते हैं, तो जमीन से थोड़े ऊंचे होते हैं, और वुडी स्टेम होते हैं इनको आप शब्स बोलते हैं। और फिर लास्ट में आपके पास आ जाता है ट्रीज वाला। ट्रीज क्या होते हैं, तो ट्रीज काफी बड़े होते हैं और टॉल प्लांट्स विद हार्ड थिक एंड वुडी ब्राउन स्टेम, बड़े होने चाहिए, कठोर होने चाहिए और वुडी ब्राउन स्टेम होने चाहिए। इन्हीं ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हाई अप टू द स्टेम, जो ब्रांचेस है वो स्टेम से थोड़े ऊंचाई पे स्टार्ट होने चाहिए, उन्हीं को आप ट्रीज कह देते हैं। मतलब कि जो लेंथ में सबसे बड़े हैं, सबसे मजबूत है, उन्हीं को आप ट्रीज कह देते हैं। फिर दो अलग प्रकार के और होते हैं, एक होता है क्लाइंबर, एक होता है क्रीपर। क्लाइंबर जो क्लाइंब कर जाए, क्लाइंब का मतलब क्या होता है, कूदना। जैसे कि आपने मनी प्लांट वगैरह देखा होगा, ये घर के ऊपर लगाते हैं, ये क्लाइंब कर करके ऊपर चले जाते हैं। प्लांट विद वीक स्टेम, इनके स्टेम कमजोर होते हैं, दैट नीड एक्सटर्नल सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, और इनको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की सहायता होती है, जिसकी सहायता से ये ऊंचाई पे चले जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। फिर आता है आपके पास क्रीपर के बारे में। तो क्रीपर वो होते हैं, ये भी कमजोर होते हैं, लेकिन ये है ना जमीन पे ही फैल जाते हैं, क्रीप कर जाते हैं, इन्हीं को क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे कि आपका तरबूज वगैरह के पौधे जो होते हैं वो जमीन पे ही फैले रहते हैं, इनको क्रीपर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। बेस्ड ऑन लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया गया है। अब पत्तियां अगर आपने कभी ध्यान से देखी होगी, जैसे कि मैं छोटा सा एक पत्ती बनाता हूं, आमतौर पर आपने दो ही प्रकार की पत्तियां देखी होंगी। एक तो सिंपल आपने देखी होंगी जिसमें कोई उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, ठीक है, ऐसे उस पर डिजाइन बना होता है। कुछ आपने देखे होंगे जैसे गेहूं वगैरह के पौधे, उसमें सारे के सारे ऐसे जा रहे होते हैं। मक्का, कॉर्न वगैरह के जो छिलके होते हैं उस पर भी ऐसे वेनेशन होता है। वहीं कुछ पौधे आपने ऐसे भी देखा होंगे जिसके ऊपर बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी रेखा में चल रही होती है सारी काम, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार है, ये पैरेलल होता है और ये आपका रेटिकुलेट होता है, जालिका रूपी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही बताया कि सबसे पहले रेटिकुलेट, फिर आपको दे रखा है पैरेलल वेनेशन। और नेट लाइक पैटर्न ऑन व्हील्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडल वेन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। अब जैसे कि ये है, दोनों तरफ से पैरेलल जा रहा है, सॉरी रेटिकुलेट है नहीं, दोनों तरफ से इधर उधर जा रहा है, पैरेलल नहीं होता है ये, इसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन, जो कि जालिका रूपी हिंदी में बोला जाता है। नेट लाइक वेनेशन भी बोलते हैं इसको। पैरेलल वेन्स क्या होते हैं, वेन्स दैट रन पैरेलल टू ईच अदर, वे वेन्स जो एक दूसरे के पैरेलल हो, जैसे कि बनाना हो गया या फिर घास का पौधा हो गया, इनके अंदर आपने देखा होगा। इसकी डायग्राम भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका डायग्राम अक्सर पेपर में आ चुका है। इसके बाद रूट के बेसिस पे भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, पौधे के अंदर आपने दो प्रकार के रूट देखेंगे। मान लेता हूँ कि मेरा मिट्टी है अगर, तो ये देखा होगा आपने, उसमें एक मेन रूट निकला हुआ होता है और बाकी इसके ऊपर छोटे मोटे से एक आधा ऐसे बाल टाइप के निकले हुए होते हैं, ठीक है। और कुछ आपने देखा होगा उसके अंदर सारे ऐसे ऐसे निकले होते हैं, कई सारी ऐसी जड़ी से बनी होती है। तो एक को बोला जाता है टैप रूट, जिसके अंदर एक मेन जड़ होता है, बाकी छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, और दूसरे के अंदर सारे ही मेन होते हैं, इसको बोला जाता है फाइब्रस रूट, ठीक है। इसी के विषय में आपको पढ़ना है। सबसे पहला है टैप रूट, कंसिस्ट ऑफ वन मेन सेंट्रल रूट, एक ऐसा रूट जिसके अंदर एक मेन सेंट्रल रूट होता है, विद स्मॉलर साइड रूट्स ब्रांचिंग ऑफ इट, जिसके अंदर हल्के फुल्के बाहर निकल रहे होते हैं। एग्जांपल के लिए मस्टर्ड हो गया या फिर हिबिस्कस का पौधा हो गया, इनमें आपका टैप रूट होता है। टैप रूट आपका कैरेट में होता है, रेडिश में होता है, ठीक। फिर फाइब्रस रूट की अगर आप बात कर रहे हैं, अ बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब कि एक बंच ऑफ सिमिलर साइज का पूरा गुच्छा होता है रूट्स का, उसको बोला जाता है फाइब्रस रूट। जैसे ये आपको दिखा रखा है, आमतौर पे घास में
ऑनियन के अंदर, या फिर आपका गार्लिक के अंदर हो गया, लहसुन के अंदर, ये सब में यही होता है, फाइब्रस रूट होता है। ठीक है। प्लांट्स बेस्ड ऑन सीड्स, सीड्स के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। आपने अगर कॉर्न देखा होगा, मकई का दाना देखा होगा, उसको आप दो भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपका चना होता है, राजमा होता है, उसको दो भाग में तोड़ पा रहे होते हैं। तो जो दो भाग में टूट रहे हैं ना, जिसके अंदर दो पर्टिकुलर सिमिलर सेम टाइप के हैं, उसको डाइकोट बोला जाता है, द्विभाज्य पत्रिका। और जिसके अंदर एक होता है, उसके अंदर एकल बीज या फिर मोनोकोट बोला जाता है। वही आपको सिखाया गया डाइकोट। प्लांट विद सीड्स दैट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, वो पौधे जिनके जो सीड्स हैं उनको दो भागों में तोड़ा जा सकता है, कोल्ड कोटिलिडोन्स, लाइक आपका चिकपी इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। फिर मोनोकोट क्या होता है? प्लांट विद सीड्स दैट हैव ओनली अ सिंगल कोटिलिडोन, जिसके अंदर सिंगल कोटिलिडोन होता है, जिसको आप दो भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, जो एक ही भाग में हमेशा रहेगा, उसको मोनोकोट बोला जाता है। ठीक। अभी एक छोटा सा रिलेशन है, मैं यहाँ पे समझा रखा है, अगर रिलेशन को समझ लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ अभी आपको दो पे समझना, आगे नहीं सीखना ज्यादा अभी। बाकी एक रिलेशन आगे दे रखा होगा, जिसके अंदर कोटिलिडोन होता है ना, एक वो फाइब्रस रूट वाला होता है, और जिसमें दो कोटिलिडोन होता है, उसके अंदर आपका टैप रूट पाया जाएगा। ठीक है। अभी इतना ही, फिर आगे आपको रिलेशन पैटर्न सीखना है। ये आगे रिलेशन, जो डाइकोट होता है उसके अंदर टैप रूट होता है, मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट होता है, ये भी आपने पढ़ लिया। एक और चीज, डाइकोट वाले के अंदर रेडिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा, और मोनोकोट वाले के अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। तो रट लीजिए, डाइकोट, मोनोकोट, रेडिकुलेट, पैरेलल, टैपरूट, हिबिस्कस और फाइब्रस। इसके अंदर आपसे पूछ लेगा कि एक पौधा है, उसके अंदर डाइकोट बीज है, बताइए कौन सा वेनेशन होगा, बताइए कौन सा रूट होगा। या फिर आपको बोल दिया कि एक बच्चे ने एक पौधा देखा मिट्टी में पड़ा हुआ, उसने उठाया तो जड़ थी, जड़ बता दिया फाइब्रस है, तो इस प्लांट के अंदर कितनी बीज निकलती होंगी, तो मोनोकोट होता होगा, और उसकी लीफ वेनेशन पैरेलल होती होगी। ये पैटर्न आपको याद रखना होगा। इस पे एमसीक्यू आते हैं, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, या नहीं तो फिर इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल्स के अंदर भी वर्गीकरण किया गया। एनिमल्स को किन किन आधार पर बांटा गया? एनिमल्स को हमने बांट रखा है किस तरीके से वो मूव करते हैं, किस तरीके से वो उनके बॉडी का मूवमेंट है और हैबिटेट्स है, उनके बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है एनिमल्स को। एनिमल्स के अंदर आपको पढ़ना मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, एनिमल्स जो होता है अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, लाइक कोई उड़ता है, कोई क्रॉल करता है, कोई वॉक कर रहा होता है, कोई स्विम कर रहा होता है, यूजिंग स्पेसिफिक बॉडी पार्ट लाइक विंग्स, लेग्स और फिन। अपने अपने शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के साथ सब अलग अलग प्रकार की मूवमेंट दिखाते हैं। हैबिटेट के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है? वो हैबिटेट जो जमीन पे पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब भी हो जाता है एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव ऑन लैंड सच एज फॉरेस्ट, डेजर्ट और माउंटेन। ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाएंगे। एनिमल्स और प्लांट जो जमीन पे रहते हैं, फिर चाहे वो जंगल हो, रेगिस्तान हो या फिर पहाड़ी क्यों ना हो, ये सारा का सारा आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है। फिर आपके पास आता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि तालाब में, नदी में और समुद्र वगैरह में, ओशंस वगैरह में, इन्हीं को बोला जाता है एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपके पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? तो एम्फीबियंस वो होते हैं जो आपका पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, मतलब वो एक्वाटिक लाइफ भी जी रहे हैं, साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हीं को आप एम्फीबियंस बोलते हैं। लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, जो जमीन और पानी दोनों में रहता है। एग्जांपल के लिए आपका फ्रॉग हो जाएगा। ये सारे के सारे चीज जो है ये आपके पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। फिर आपके पास आता है हैबिटेट एंड एडेप्शन के विषय में। हैबिटेट क्या होता है? द स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, लाइफ प्रोवाइडिंग इट फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो प्लेस या फिर वो जगह जहां पर ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए खाना, पानी, कपड़ा, आवास मिल जाए, उसी को हम उसका हैबिटेट बोल देते हैं।
एडेप्शन क्या होता है? एडेप्शन होता है वो पर्टिकुलर चेंजेस या फिर स्पेसिफिक फीचर्स जो कि आपको अपने अंदर इनेबल करने पड़ते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए। दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज एडेप्शन। उस पर्टिकुलर चीज को आप एडेप्शंस बोलते हैं। लाइक ये आपके कैमल का एडेप्शन है कि कैमल बिना पानी के सर्वाइव कर रहा है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स टू वॉक ऑन सैंड। कैमल के पास लंबे टांगे क्यों होते हैं? ताकि वो रेत पे चल सके। रेत गर्म होती है, उससे उसका पैर ना चले। स्टोर फूड इन हम्स, वो अपने हम्स के अंदर खाना रख लेता है। एंड लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू वेस्ट, और बहुत कम मात्रा में पानी वेस्ट के रूप में बाहर निकालता है। उसी प्रकार कैक्टस प्लांट के बारे में बता रखा है, फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर। उसके तने फ्लैशी होते हैं जिससे कि उसके अंदर वो पानी को स्टोर कर पा रहा होता है। तो ये कुछ उनके स्पेशल फीचर है ना, ये उनकी एडेप्शन है जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रह पा रहे हैं। ये डेजर्ट एडेप्शन हो गया। फिर आपको माउंटेन के बारे में बताया गया, देवदार ट्री हैव अ कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस टू लेट स्नो स्लाइड ऑफ। देवदार के जो पौधे होते हैं ना, इनका शेप कॉनिकल होता है। देवदार के पौधे जो होते हैं आमतौर पर लगभग कुछ इस प्रकार के शेप के होते हैं। क्यों होते हैं इस प्रकार के? इस प्रकार की होती है, अगर बर्फ गिर रही है तो बर्फ गिरने के बाद स्लाइड होकर के नीचे आ जाए, क्योंकि बर्फ अगर वहां टिक गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको पर्टिकुलर एक जानवर दिखा रखा है जो कि आमतौर पर माउंटेन्स पे पाया जाता है। अब इसके शरीर पे इतने मोटे मोटे फर लगे हुए हैं। क्यों फर लगे होते हैं इतने सारे? ये फर इसलिए लगे होता है ताकि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके ठंड से। ठंड से बचने के लिए इनके शरीर के ऊपर इतने सारे फर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्वाटिक एडेप्शन। कुछ एक्वाटिक एडेप्शंस भी होता है, लाइक जो आपकी मछली वगैरह होती हैं। फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज फिन्स फॉर एफिशिएंट स्विमिंग। जितने भी मछली वगैरह है इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और फिन्स होते हैं जिनके माध्यम से ये पानी में तैर पाते हैं। अगर ये नहीं मौजूद होगा तो पानी में तैर भी नहीं पाएंगे। ये पर्टिकुलर मछलियों का एडेप्शन है कि वो पानी में रह पाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। हमारे को बायोडायवर्सिटी की बचाने की आवश्यकता, मतलब कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि हैबिटेट लॉसेस डैमेजिंग हैबिटेट लीड्स टू द लॉस ऑफ फूड एंड होम्स फॉर ऑर्गेनिज्म। अगर हैबिटेट खत्म होता चला जाएगा तो इससे क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म वहां रह रहे होते हैं उनके घर वगैरह खत्म हो जाते हैं, उनको जगह छोड़नी पड़ती है, उनको कहीं और जाना पड़ता है, जिसकी वजह से फूड होम और ऑर्गेनिज्म विच इवेंचुअली रिड्यूस बायोडायवर्सिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, बायोडायवर्सिटी खत्म होती जा रही है। अगर आपको बायोडायवर्सिटी मेंटेन करना होगा तो आपको इसे बचाने की आवश्यकता है, कंजर्व करने की भी आवश्यकता है। कंजर्वेशन का एक प्रोजेक्ट आपको किताब में दे रखा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में लाया गया था, और ये स्पेशली लाया गया था बंगाल टाइगर पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए, क्योंकि बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था इन द ईयर ऑफ 1973। ठीक है। चीता के बारे में दे रखा है, चीता रीप्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जो कि 2022 के अंदर लाया गया है टू रीस्टोर चीता इन इंडिया। चीता को इंडिया के अंदर बचाने के लिए चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लेकर के आया गया था 2022 के अंदर हमारी मौजूदा सरकार के द्वारा। फिर आता है आपके पास स्क्रेड ग्रुप, सेक्रेड ग्रुप्स, अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट पैचेस प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज एज ट्रेडिशनल वे टू प्रिजर्व बायोडायवर्सिटी। ये कुछ ऐसी जंगल्स वगैरह हैं जो मतलब बिल्कुल छुपी हुई हैं कह सकते हो, या फिर अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट है, और इनका ख्याल कौन रख रहा है? इनका ख्याल रखते हैं ट्राइब्स वगैरह जो उस जंगल में ही रहते हैं, उनके द्वारा इसका ट्राइब वो प्रिजर्व किया जा रहा है। फिर उनके ट्रेडिशनल वे की वजह से ही ये बायोडायवर्सिटी अभी सीमित है। अदरवाइज इतना घना जंगल होता है ये, लोग बाग इसको काट कूट के खत्म करके आपको इंडस्ट्री लगा देंगे। ठीक है। तो लगभग ये था आपका चैप्टर नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 2 में कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे होंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।